हिमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों नमस्कार। सिलीगुड़ी से मैं हिम। बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। इसके साथ ही पूरे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने पर सरकार विचार कर रही है। वहीं कई राज्यों के जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। बंगाल चुनाव में भीड़ बढ़ती जा रही है। यह एक चिंता का विषय है। हो सकता है कि यह राजनीतिक नेताओं के लिए चिंता का विषय नहीं हो। चुनाव प्रचार के बाद आम जनमानस के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। आइए इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करते हैं सिलीगुड़ी के वरिष्ठ पत्रकार संजीत कुमार जी से। संजीत जी, पूरे उत्तर बंगाल में चुनाव का प्रचार चल रहा है। पार्टी मीटिंग में लोगों का भीड़ इकट्ठा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए हिम सर, आपने सही प्रश्न पूछा और आज सोशल मीडिया में ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। लगातार सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें सोशल मीडिया में तो लगातार सिर्फ चुनाव ही चुनाव दिख रहे हैं और कोरोना का मुद्दा कहीं पे गौन है, एकदम बिल्कुल गौन हो गया है कोरोना का मुद्दा। शहर में कितने, आप याद कीजिए पिछले साल किस तरह से कोरोना के प्रकोप जब होता था तो किस तरह से कोहराम मचा हुआ था। हर मीडिया हाउस अपने अपने तरीके से रोज उसके आंकड़े दे रहे थे, लेकिन इधर से आप खुद देखिए तो अमित शाह, मोदी की रैली, ममता बनर्जी की रैली, अभिषेक बनर्जी की रैली और कोरोना के खिलाफ जागरूकता तो बिल्कुल गौन हो गया है अभी। तो आज के समय में जिस तरह से मुंबई से लेकर दिल्ली तक कोरोना ने कोहराम मचा कर रखा है और बंगाल विधानसभा के दौरान जो लगातार चुनाव प्रचार में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है लोगों को, न तो किसी से मास्क के बारे में पूछा जा रहा है, न तो किसी को कहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था है। अगर होगी भी आमतौर पर तो मंच के आसपास होगी, नेताओं के लिए होगी, बड़े बड़े नेता होंगे, खास कार्यकर्ताओं के लिए होगी, लेकिन आम पब्लिक के लिए तो हमने देखा कहीं इंतजाम नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही आप देखें, अगर 2 दिन पहले ही मोदी की सभा थी कौवा खाली में, हम खुद वहाँ पर गए थे, वहाँ मौजूद थे हम। तो जब मेटल डिटेक्टर से हम पार करके गए तो कहीं पर किसी प्रकार की सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं थी और बिना मास्क के बारे में भी किसी से नहीं पूछा जा रहा था। तो इस तरह से बहुत बड़ी भयावहता की ओर ये इशारा कर रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार तो अभी ठीक है, चुनाव आयोग ही देख रेख कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन पार्टी स्तर पर भी लोगों को इसमें अपने आप कहीं ना कहीं सचेत होना पड़ेगा। नहीं तो ये जो चुनाव के बाद मेरे समझ से आंकड़े दर आंकड़े जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं अन्य राज्यों में, ये उस हिसाब से हमें लगता है कि यह भयानक परिणाम इसके होंगे। लोगों को जागरूक होना होगा, सचेत होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिस तरह से पिछले साल था उस तरह से अब लोगों को ये भी लग रहा होगा कि वैक्सीन आ गया हम बच जाएंगे। अरे वैक्सीन आ गया ठीक है भाई, लेकिन उसके लिए आपको बचाव तो फिर भी करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको अपने से अपने जागरूक होकर खुद, चूंकि पार्टियां तो चुनाव कर रही हैं, रैली कर रही हैं, सभा कर रही हैं, आज भी अमित शाह की सभा है, कल भी सभा होगी, रोज सभा हो रही है, लेकिन आपको खुद इससे बचना पड़ेगा। जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, वहाँ तमाम तरह के लोग आ रहे हैं। अब कल ही आप देखिए माटीगाड़ा नक्सलवाड़ी इलाके के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको कोरोना संक्रमण हो गया है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो आप सोचिए कि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ गए हैं, किनके साथ रहे हैं। तो इस तरह से जब प्रत्याशी को हो रही है हो अगर कोरोना, तो कोरोना कहीं ना कहीं तो कार्यकर्ताओं से ही आया है या कहीं ना कहीं जहाँ वो घूम रहे हैं वहाँ से ही आया है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो संजीत जी, एक बात बताइए हमें, बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव के बीच इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? विधानसभा चुनाव के बाद 2 मई को यहाँ मतगणना होना है। उसके बाद जिस तरीके से अनुमान, हम जिस रफ्तार से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अगर आप 24 घंटे की में मौत का आंकड़ा का अगर बात करें तो 904 लोगों की मौत हो चुकी है इस 24 घंटे के अंतराल में। तो उस आंकड़े में बंगाल के लोग भी शामिल हैं। ऐसा नहीं कि ये बंगाल के लोग इसमें शामिल नहीं है, पूरे देश का आंकड़ा है। 904 लोगों की मौत पूरे देश में हो चुकी है अब तक में। तो जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और संक्रमण जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि आने वाला समय बहुत भयानक परिणाम होगा। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से रैली और सभाओं का दौर चल रहा है, लगातार सभाएं हो रही है लगातार, और कहीं कोई उसका पालन ही नहीं है, कुछ भी नहीं पालन है। तो उस हिसाब से आने वाले समय में अभी अब कहेंगे कि ये आपको कोरोना वैक्सीन का भी दवा दिया जा रहा है। कोविड-19 अभी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को आपको कोरोना वैक्सीन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की है। लेकिन उस वैक्सीन इतने बड़े संख्या में देश की आबादी पर, जहाँ लगभग 150 करोड़ आबादी जिस देश की है, उस देश में कोरोना वैक्सीन अभी उस दर पर उपलब्ध नहीं है कि आम लोगों को हो पाए।
तो जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा था, पहले हुआ कि 60 साल के ऊपर के लोगों को दिया जाए, बीमारी लोगों को दिया जाए, उसके बाद हुआ 45 साल के, लेकिन आखिर 45 साल के नीचे के भी तो लोग हैं, उन्हें भी तो कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत है। लेकिन कोरोना वैक्सीन इतनी बड़ी देश में, इतने बड़े आबादी वाले देश में ये नाकाफ़ी है। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दौर मन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से मुंबई से लेकर दिल्ली तक अगर आप बात करें तो लगातार बढ़ रहा है एकदम, तो उस हिसाब से राजनीतिक दलों को भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे, नहीं जगेंगे, हम नहीं जागरूक होंगे तो इसके परिणाम भयानक होंगे। आज दिल्ली और मुंबई दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है, लेकिन बंगाल में अभी इसके दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ हिम सर, आपने सही कहा कि जिस तरह से मुंबई और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज तत्काल बैठक बुलाई है और इस बैठक में वो तय करेंगे कि आखिर किस प्रदेश में लॉकडाउन, किस जिले में लॉकडाउन किया जाए, क्या क्या खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू तो जाहिर सी पहले से ही लागू कर दिया है दोनों राज्यों में। और इन दोनों राज्यों में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा हैं तो प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है। मुंबई की आप बात करें, महाराष्ट्र में, तो वहाँ भी आने जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, कामगार ज़्यादा हैं। दिल्ली में भी वही स्थिति है, पूरे देश की राजधानी है, पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों देशों में लोगों का आवागमन ज़्यादा है, बाहरी लोगों का। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं, बाहर से भी लोग आते हैं जाते हैं। हालांकि कुछ देश, दोनों राज्यों में, हाँ दोनों राज्यों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। मुंबई की बात करें या दिल्ली की बात करें, दोनों जगह हैं। तो दोनों जगह बाहरी प्रवासियों का आना जाना लगा रहता है। तो इसके लिए इन दोनों राज्यों में कोरोना का रफ्तार भी तेज़ी से फैल रहा है। तो दोनों राज्यों को सोचना पड़ेगा इसके लिए दोनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आज अजित पवार के संग बैठक की है, बैठक बुलाई थी आज, और उसका भी कुछ निष्कर्ष निकला ही होगा। तो उसमें तय किया जाएगा, गाइडलाइन दिए जाएंगे कि शादी में कितने लोग उपस्थित होते हैं, क्योंकि शादी के लिए भी गाइडलाइन नए रूप से अब जारी करने पड़ेंगे। पहले जो पिछले साल के थे, अब धीरे धीरे कोरोना कम हो गया था तो उस पर छूट दी गई थी, रियायत दी गई थी। लेकिन अब क्या है कि अब शादी के लिए भी आपको गाइडलाइन फिर से जारी करेंगे ये लोग, कितने लोग शादी में उपस्थित रहेंगे। और इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों को तो बहुत से प्रदेशों ने बंद कर दिया है अपने यहाँ। बंगाल में शायद अभी नहीं हुआ है बंद, लेकिन आप सिक्किम को ही लीजिए, कल ही सिक्किम के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि एक हफ्ते तक 18 अप्रैल तक हम शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर बंद नहीं करेंगे तो जिस तरह से उत्तराखंड में कहीं से बात आई कि किसी स्कूल में, कॉलेज में भयानक बच्चे एकदम करीब सैकड़ों की संख्या में ग्रसित हो गए थे कोरोना से, तो इसके लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा। केजरीवाल जी ने भी बैठक बुलाई है, वो भी बैठक पर अब नए तरह से नए बिंदुओं पर विचार करेंगे, किस तरह से कोरोना पर रोकथाम, चूँकि कोरोना महामारी तो है बड़ी, तो इसमें रोकथाम को लेकर दोनों सरकारों ने बैठक बुलाई है। अन्य सरकारें भी अपने तरह से अपने अपने जिलों में जहां कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है वहां पर उन्होंने कहीं नाइट कर्फ्यू का इंतजाम किया है, कहीं मास्क की चेकिंग हो रही है। आप बिहार में देखिए, बिहार में भी लगातार पुलिस मास्क की चेकिंग कर रही है और मास्क दे रही है, डंडे भी बरसाए जा रहे हैं, खौफ भी पैदा किया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए। और बिहार में इसलिए भी डर पैदा हो रहा है कि मुंबई के कामगार ज़्यादातर, प्रवासी बिहारी जो ज़्यादातर हैं, सब मुंबई, दिल्ली, सूरत यही जगह में काम करते हैं। अब हम आपसे सिलीगुड़ी की बात करना चाहेंगे। सिलीगुड़ी के जो हमारे बाज़ारों में भीड़ की कमी नहीं देखी जा रही, भीड़ काफ़ी देखा जा रहा है। और साथ में हमारे जो मॉल है, शॉपिंग मॉल है या और अन्य बाज़ारों में, बस पार्कों में तो भीड़ उतना ही है, कहीं किसी को कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है कि फिर भी हमारा मानना है, जहाँ तक हमने देखा सिलीगुड़ी शहर में, शॉपिंग मॉल को लें या भीड़ भाड़ वाले इलाके लें या कम्प्लेक्स में लें, तो कम से कम इन रैलियों से बेहतर व्यवस्था उन्होंने की है। अगर आप बगैर मास्क के किसी शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े मॉल में जाएं तो वहाँ पे गार्ड आपको पहले ही रोक दे रहा है कि नहीं, आप मास्क पहन के ही अंदर प्रवेश करेंगे। तो एक तरह से वहाँ के तो प्रबंधन ने व्यवस्था की है, लेकिन रैलियों के मुकाबले तो हम समझते हैं कि शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन ने बहुत व्यवस्था की है अपनी ओर से। कई दुकानों में हमने देखा कि सामने टेबल लगा दिए गए हैं या ब्रैकेटिंग कर दिया है अस्थायी तौर पर कि आप कोरोना से बचाव के लिए, जिन्होंने इससे पहले कोरोना जब ग्राफ गिरा था तो उन्होंने हटा दिया था, लेकिन फिर से उन्होंने ब्रैकेटिंग कर दिया, चूँकि जान है तो जहान है, और इसके चलते उन्होंने बचाव करना शुरू कर दिया है। तो कम से कम रैली नेताओं से तो वो जागरूक ज़्यादा जरूर हैं, या उनको जिस तरह से हर जगह सैनिटाइज की व्यवस्था है, किसी भी मॉल में जाइए सैनिटाइज की व्यवस्था। आपने बहुत सुंदर जानकारी दी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चुनाव का प्रचार जोर शोर से तो चल रहा है। जो हमारा 17 तारीख को उत्तर बंगाल में मतदान होगा, मतदान के बाद फिर लगता है कि कहीं लॉकडाउन का लगने का कुछ असर दिख रहा है क्या? आपको क्या लगता है कि मतलब चुनाव के बाद या रिजल्ट आने के बाद, परिणाम घोषित होने के बाद,
या इसमें कुछ कोरोना को लेकर के लॉकडाउन जारी कर देगा सरकार, ऐसा कुछ सूचना है आपके पास? देखिए 17 अप्रैल को जो चुनाव होने वाला है वो 7वां चरण का है। उसके बाद एक चरण इलेक्शन और है और 2 मई को मतगणना है। तो मेरे समझ से 2 मई तक लॉकडाउन हो जाए बंगाल में, ये हमको समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। और हमारा जहाँ अपना निजी विचार है कि हमें नहीं लगता है कि 2 मई तक लॉकडाउन लगेगा। जहाँ तक आंकड़े ही सामने, मतलब जिस तरह से पिछले साल लोग आंकड़े पूरे आ रहे थे सामने, यहाँ हो गया वहाँ हो गया, अगर एक जगह कहीं मिल जाए किसी मोहल्ले में किसी पाड़े में तो फिर एकदम हंगामा मच जा रहा था, लोग उससे दूरी बना रहे थे, ये वो बहुत तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जिस तरह से हमको लगता है कि 2 मई के बाद स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन स्थिति जब बिगड़ेगी तो फिर मरता क्या नहीं करता स्थिति, लॉकडाउन पर तो आना ही पड़ेगा सरकार को। और हो सकता है, चूँकि देखिए लॉकडाउन का भी दूरगामी परिणाम बहुत ख़राब होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट अपने तरफ से ये नहीं चाहेगी कि हम लॉकडाउन को तुरंत से लागू कर दें। उसके लिए पहले एहतियातन के तौर पर लोगों को ज़रूरी काम हो तभी आप घर निकलें, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, ज़रूरी सामान खरीदना हो तभी आप बाहर निकलें, पहले ये सब पालन करवाएगी गवर्नमेंट। चूँकि लॉकडाउन का परिणाम हमने देखा है, लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं और खाने दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। विभिन्न प्राइवेट संस्थानों पर खासकर बहुत बुरा असर पड़ा इसका। ये हम सब देख चुके हैं। हाँ जी, तो इसके चलते हमें नहीं लगता है कि लॉकडाउन हो सकता है क्रमवार तरीके से, जिस ज़िले में ज़्यादा बढ़ रहा हो उस ज़िले में बारी बारी क्रमवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से गवर्नमेंट लगाए लॉकडाउन। नाइट कर्फ्यू पहले लगाए, फिर दिन में लगाए 2 घंटा 4 घंटा, सुबह शाम, इस तरह से करके लगाएगी, लेकिन सख्ती करेगी। नहीं करेगी तो फिर इसके परिणाम दूरगामी भयानक हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपको, और हमारे दर्शकों को आपने बहुत सुंदर अपना विचार को दिए कोरोना को लेकर के, जो हमारे देश में काफ़ी बढ़ रहा है। और हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि आप खुद जागरूक रहें और आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें, ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, सैनिटाइज का हमेशा व्यवहार करें, तब आप इससे बचाव कर सकते हैं। आगे की खबर पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर और शेयर करना न भूलें।